नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स किन स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं, किन में सेल कर रहे हैं, या कौन से स्टॉक्स उन्होंने नए खरीदे हैं और कौन से स्टॉक्स में उन्होंने अपनी पोजीशन ज़ीरो कर ली है। तो जब मैंने एक अपना वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे कि एफआईआईज बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं, उस समय मुझे काफ़ी दर्शकों के कमेंट्स मिले कि आप ऐसा वीडियो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी बनाइए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स में कौन से स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, कौन से में सेलिंग हो रही है, वो थोड़ा पता लगा पाना आसान है। आसान इसलिए क्योंकि आपको कई सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे सोर्सेज की चर्चा करूंगा जहां से आप ये इन्फॉर्मेशन पुल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, पर ये जो 3 हैं इनको मैं रेगुलर बेसिस पे चेक करता रहता हूं। तो आप इन 3 सोर्सेज की सहायता से पता लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स किन स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं, किन में सेल कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में जो भी मैं स्टॉक्स यहाँ पे बताऊँगा आपको, वो ना तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है ना कोई सजेशन है। ये सिर्फ एक जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने पब्लिक डोमेन से या रिसर्च रिपोर्ट से पुल की है, और इसके अंदर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि आप ये वाला स्टॉक बाय करें या ये वाला सेल कर दें। तो इस वीडियो के बेसिस के ऊपर आप कृपया करके कोई भी निर्णय ना लें, और इस वीडियो के शुरुआत में जो डिस्क्लेमर दिया गया है आप उसको ज़रूर पढ़ें। तो इस एनालिसिस के लिए जो टाइम पीरियड कंसिडर किया गया है वो मई 2017 है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉप 5 एएमसीज हैं उनके नाम है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, बिरला और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम इन 5 एएमसीज के ऊपर चर्चा करेंगे। हर एएमसी में हम देखेंगे कि इस एएमसी ने कौन से स्टॉक्स बाय किए, कौन से सेल किए, कौन से में न्यू एंट्री करी और कौन से स्टॉक्स उन्होंने कम्प्लीटली अपने पोर्टफोलियो से हटा दिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम आईसीआईसीआई के ऊपर। तो मई के महीने में, मई 2017 में आईसीआईसीआई ने, अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने 3 स्टॉक्स में बाइंग की। अब बाइंग का और सेलिंग का और एंट्री का और एग्जिट का क्या मतलब है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बाय का मतलब ये है कि इसमें आईसीआईसीआई की या एएमसी की ऑलरेडी होल्डिंग है और उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग इंक्रीज की है इन स्टॉक्स में। तो बाय का मतलब ये है। सेल का मतलब है कि इनकी होल्डिंग है इन स्टॉक्स में और इन्होंने मई के महीने में ये थोड़ी होल्डिंग कम की है। तो मान लीजिए अगर आईसीआईसीआई के पास एग्जांपल के तौर पे एचयूएल के 10 लाख शेयर्स थे, तो हो सकता है कि इन्होंने 2 लाख शेयर्स ऑफलोड कर दिए हों और अब इनके पास सिर्फ 8 लाख शेयर्स हों। उसी तरीके से बाय के सिनेरियो में अगर मान लीजिए आईसीआईसीआई के पास कोटक महिंद्रा बैंक के 5 लाख शेयर्स थे, लेकिन मई के महीने में इन्होंने 2 लाख और ऐड कर लिए, तो टोटल अब इनके पास 7 लाख शेयर्स हो गए। अब यहाँ पे एंट्री का मतलब ये होता है कि मई से पहले आईसीआईसीआई एएमसी की इन स्टॉक्स में कोई भी होल्डिंग नहीं थी, मतलब ये 0% इनकी होल्डिंग थी मई से पहले। इन्होंने एक फ्रेश पोजीशन बनाई है इन स्टॉक्स के अंदर। उसी तरीके से अगर आप एग्जिट देखेंगे तो एग्जिट का मतलब ये है कि जो उन्होंने अपनी पोजीशन है वो पूरी ऑफलोड कर दी। तो अगर एग्जांपल के तौर पे ग्रासिम के अगर आईसीआईसीआई एएमसी के पास 2 लाख स्टॉक्स थे, तो उन्होंने शायद वो 2 लाख मई 2017 में बेच दिए और अब उनकी पोजीशन मंथ एंड पे इन स्टॉक्स में 0 है। तो ये डेफिनेशन की जानकारी बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें आप सही निर्णय ले सकें, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है या इन्वेस्टर्स को लगता है कि सेल का मतलब उन्होंने सारे ही बेच दिए। ऐसा नहीं है। सेल का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सारे बेच दिए। हो सकता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हुई हो या उसके अंदर उन्होंने कम रेट्स पे पहले लिए हों एएमसी ने और अब उन्होंने कुछ पार्शियल उसमें स्टॉक्स बेच दिए और प्रॉफिट बुकिंग किया है। हाँ, लेकिन एग्जिट का यही मतलब है जो आप सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी पूरी पोजीशन ऑफलोड कर दी इन स्टॉक्स पे। तो आइए चलते हैं स्टॉक्स की लिस्ट पे। तो मई के महीने में आईसीआईसीआई एएमसी ने 3 स्टॉक्स जिनमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी वो हैं सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंडाल्को। उसी तरीके से जिन 3 स्टॉक्स में उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की, मतलब सेल किया, तो वो स्टॉक्स हैं एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और जिन स्टॉक्स में उन्होंने फ्रेश एंट्री ली और नई पोजीशन बनाई है वो है कैपिटल फर्स्ट, रेमंड और रिलैक्सो फुटवेयर।
और जिन स्टॉक से वो पूरी तरीके से बाहर निकल गए वो स्टॉक्स हैं आंध्रा बैंक, डिश टीवी और ग्रासिम। तो इस तरीके से आप इस चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक में उन्होंने नई पोजीशन बनाई, कौन से में उन्होंने एग्जिट किया और कौन से में इंक्रीज करी, कौन से में डिक्रीज करी। आइए चलते हैं नेक्स्ट एएमसी के ऊपर जो कि है एचडीएफसी। अब आप यहाँ देखेंगे कि एचडीएफसी ने कोटक महिंद्रा बैंक, वेदांता, एचडीएफसी, यहाँ पे ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा ये एचडीएफसी बैंक नहीं है, ये एचडीएफसी लिमिटेड है। इन 3 स्टॉक्स में इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी मई के महीने में। उसी तरीके से उन्होंने आईओसी, महिंद्रा हॉलीडेज और आरईसी स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग कम करी। तो जो नए स्टॉक्स उन्होंने बाय किए वो हैं डेल्टा कॉर्प, कैपिटल फर्स्ट और प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स। उसी तरीके से जिन स्टॉक्स में उन्होंने एग्जिट किया, कंप्लीट एग्जिट किया, वो हैं अदानी ट्रांसमिशन, कैडिला हेल्थ केयर और कोरोमंडल इंटरनेशनल। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप आईसीआईसीआई की देखें शीट और एचडीएफसी की शीट देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि एक स्टॉक दोनों में कॉमन है जहाँ पे फ्रेश एंट्री ली है इन दोनों एएमसी ने, और वो है कैपिटल फर्स्ट। तो कैपिटल फर्स्ट आईसीआईसीआई की लिस्ट में भी अपीयर कर रहा है और कैपिटल फर्स्ट एचडीएफसी की लिस्ट में भी अपीयर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप कैपिटल फर्स्ट को बाय करें, बट मैं आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। इसी तरीके से जब आप देखेंगे जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो इस वीडियो में मैं आपको बताता जाऊँगा, लेकिन अगर आप ये पूरे वीडियो को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी स्टॉक्स एएमसीज में कॉमन है, जहाँ पे शायद उन्होंने अगर एंट्री ली है तो एक कॉमन स्टॉक में कई एएमसीज ने एंट्री ली है, कईयों में कॉमन सेल किया है। जैसे कि एग्जांपल है आईओसी आप देखेंगे तो ये काफ़ी 5 में से जो हम 5 डिस्कस करेंगे उनमें से कई एएमसीज ने इस स्टॉक में अपनी पोजीशन कम की है। तो ये जो इस तरह का एनालिसिस है वो आपके लिए एक बहुत लाभदायक हो सकता है, एक काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि म्यूचुअल फंड्स किन स्टॉक्स पे बुलिश हैं और किन स्टॉक्स पे वो बियरिश हैं। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर पे जो कि है रिलायंस। अब रिलायंस में जैसे मैं आपको आईओसी का एग्जांपल दे रहा तो देखिए आईओसी यहाँ पे भी अपीयर हो रही है। तो इन्होंने जिन 3 स्टॉक्स में बाइंग की वो है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड। अब एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ भी आ रहा है जो कि आपकी एचडीएफसी वाले लिस्ट में भी था। और तीसरा उन्होंने इन्फोसिस में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी। उसी तरीके से उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो कोल इंडिया, गेल और आईओसी में डिक्रीज करी। जिन स्टॉक्स में उन्होंने फ्रेश एंट्री ली वो है डेल्टा कॉर्प, पीएसपी प्रोजेक्ट्स और फोर्टिस हेल्थ केयर। अब यहाँ एक और स्टॉक जो कॉमन है वो है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प एचडीएफसी में भी आ रहा था और डेल्टा कॉर्प रिलायंस में भी आ रहा है। तो ये एचडीएफसी वाली शीट देखिए, यहाँ पे भी डेल्टा कॉर्प आपको दिख रहा है और रिलायंस वाली शीट में भी डेल्टा कॉर्प दिख रहा है। और जिन 3 स्टॉक्स में उन्होंने कंप्लीट एग्जिट की वो है अजंता फार्मा, इंडोकाउंट और इंद्रप्रस्थ मेडिकल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है बिरला एएमसी ने 3 जिन स्टॉक्स में बाइंग की वो है डाबर, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी। उसी तरीके से जिन 3 स्टॉक्स में उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी, टाटा स्टील, गोदरेज कंज्यूमर और फिर से यहाँ पे आपको आईओसी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि आईओसी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं ये थोड़ी बियरिश हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने अपनी पूरी पोजीशन क्लोज कर दी, पर उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है आईओसी के अंदर। उसी तरीके से अगर आप 3 स्टॉक्स देखेंगे जिनमें फ्रेश पोजीशन बनी वो है सिंटैक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट। जिन 3 स्टॉक्स में से बिरला एएमसी ने कंप्लीट एग्जिट किया वो है डिशमैन फार्मा, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस और पीसी ज्वेलर। और इस लिस्ट में लास्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई की लिस्ट में जिन स्टॉक्स में उन्होंने बाइंग की वो हैं आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और वेदांता। उसी तरीके से जिन स्टॉक्स में उन्होंने सेलिंग करी वो हैं टीसीएस, सन फार्मा और ग्रासिम। अब जिन स्टॉक्स में उन्होंने फ्रेश एंट्री ली है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स, गुफिक बायोसाइंसेस और एसआरईआई इंफ्रा। जिन स्टॉक से उन्होंने कंप्लीट एग्जिट कर दिया वो है डिश टीवी, कैस्ट्रॉल और आइनॉक्स लेजर। तो इस तरीके से ये जो 5 एएमसीज का डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है इन स्लाइड्स के थ्रू, आप इनको अगर पांचों को एक साथ देखेंगे तो आपको इनमें काफ़ी जो स्टॉक्स हैं कॉमन मिलेंगे। तो जैसे 3 स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कैपिटल फर्स्ट, डेल्टा कॉर्प और आईओसी। एक और स्टॉक है जो आईसीआईसीआई बैंक, पर आईसीआईसीआई बैंक आप देखेंगे कि कुछ एएमसीज ने उसको परचेज किया
और एक ने उसको शायद सेल भी किया। तो ये चीज़ अब थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो जाती है कि जैसे आईसीआईसीआई ने खुद अपने आईसीआईसीआई बैंक को स्टॉक को सेल किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिन्होंने बाय किया वो है बिरला और एसबीआई। बिरला और एसबीआई एएमसी ने आईसीआईसीआई बैंक को बाय किया और आईसीआईसीआई एएमसी ने अपने आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को सेल किया। तो इस तरह से जब आप ये पांचों डिटेल्स आप एक साथ देखेंगे, पांचों शीट्स में जो स्टॉक्स के नाम शेयर किए गए हैं, तो आपको एक काफ़ी अच्छा उसमें एक व्यू मिलेगा, कंक्लूजन निकाल सकेंगे कि आपके इन स्टॉक्स पे जो एएमसीज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, वो किन स्टॉक्स पे बुलिश हैं और किन स्टॉक्स के ऊपर ये बियरिश हैं। तो ये तो पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके के लिए हम लोग चलते हैं, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप और किन दो तरीकों से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ये म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं ये किन स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं, किन में सेल कर रहे हैं। तो जब आपके पास ये तीनों सोर्सेज से डेटा अवेलेबल होगा तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा डेटाबेस रेडी होगा म्यूचुअल फंड के जो जिन स्टॉक्स में वो लोग बुलिश हैं या बियरिश हैं। तो आइए चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। वहाँ पे जाने के बाद ऊपर टॉप मेन्यू में आपको एक ऑप्शन दिखेगी मार्केट्स। तो यहाँ पे आप मार्केट्स को क्लिक करिए। मार्केट्स को क्लिक करके आपको एक और सब ऑप्शन दिखेगी जो आप मेरा माउस या कर्सर देख सकते हैं अपने इस स्क्रीन के ऊपर, ऑल स्टैट्स। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगी ऑल स्टैट्स, उसको क्लिक करिए। ऑल स्टैट्स को क्लिक करने के बाद आपकी एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस स्क्रीन में थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे जो ये स्टॉक मार्केट स्टैटिस्टिक्स करके जो ये सेक्शन है, यहाँ पे एक बल्क डील्स करके एक ऑप्शन आपको दिखेगी जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो बल्क डील्स हुई हैं एनएसई और बीएसई में, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगी जो कि आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड की डील्स चेक करनी है, तो आप यहाँ पे जो ये तीसरे नंबर पे टैब है एमएफ डील्स, इसको क्लिक करिए। अब इसको क्लिक करने के बाद क्योंकि हम मई की बात कर रहे हैं, तो आप जून का भी देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हम मई की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मई का महीना सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप क्लिक करिए। तो आपको जो मई की जो बल्क डील्स हैं, अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये मई की बल्क डील्स यहाँ पे आपको जो म्यूचुअल फंड्स ने की हैं वो दिखा रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे गुफिक बायोसाइंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो इसमें से कुछ जो है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रहती है इन्फॉर्मेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिसर्च रिपोर्ट से मिलेगी। तो जो स्टॉक्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे अपनी स्लाइड्स में, उसमें आपको अपोलो हॉस्पिटल दिख रहा है और आपको गुफिक बायोसाइंसेस दिख रहा है, कैपिटल फर्स्ट दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक दो और भी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर कुछ डील्स हुई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूटीआई म्यूचुअल फंड ने आईडीएफसी का स्टॉक बेचा था 25 मई को, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ डील्स आपको दिख रही हैं एनआरबी बियरिंग्स के अंदर। तो ये तीनों जो हैं ये एसबीआई के आपस में फंड्स के बीच में कुछ ट्रांसफ़र लग रहा है हुआ है। तो जैसे कि एसबीआई जो मैग्नम ग्लोबल फंड है उसने एनआरबी बियरिंग्स बेचा, और मेरे ख्याल से ये जो इसके स्टॉक्स हैं ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस 1993 और एसबीआई म्यूचुअल फंड का मैग्नम टैक्स गेन स्कीम 1993। तो जो स्टॉक्स इन्होंने बेचे मैग्नम ग्लोबल फंड ने, वो बाय कर लिए मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस 1993 ने और टैक्स गेन स्कीम 1993 ने। तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जबकि मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड होती, पर फिर भी मैं यहाँ पे देखता हूँ क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मुझे ज़रूर मिलती है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो एसएच केलकर है, इसमें कोटक फंड्स ने, जो उनका मिड कैप फंड है, उसने बाय किया था एसएच केलकर। तो यहाँ कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि अगर म्यूचुअल फंड ये स्टॉक बाय करेगा या ये स्टॉक सेल करेगा तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत मेजर डील हो और कोई एक स्ट्रेस टाइप की अगर मान लीजिए सेल हो। तो अगर उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जो कि रिसेंटली मेरे नज़रों में आया। मैंने देखा कि जो इप्का लेबोरेटरीज़ है
उसका स्टॉक 8% गिरा 16 जून को। तो उसका जब मैंने कारण जानने की कोशिश की तो मैंने देखा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने उसके अंदर एक भारी मात्रा में स्टॉक्स की को बेचा उन्होंने। तो ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने इप्का लैब्स के 11 लाख के आसपास स्टॉक्स बेचे। तो जो इस स्टॉक का उस दिन का वॉल्यूम था वो लगभग 75 लाख था, और उसमें से 11 लाख जो शेयर्स थे वो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने बेचे। तो उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि एक न्यूज़ आई थी कि जहाँ पे इप्का लैब्स के लिए वो न्यूज़ पॉजिटिव नहीं थी। तो इस हो सकता है इसका कोई उससे लिंक हो, ऐसा हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। या हो सकता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पहले ही डिसाइड किया हो कि हम इस दिन बेचेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन एक बैड न्यूज़ भी आ गई। तो ये इसलिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है वो थोड़ी बहुत इम्पैक्ट होती है, पर आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है ये म्यूचुअल फंड ने बाय किया या सेल किया तो सिर्फ उसी वजह से है। तो ये शीट देखने के बाद हम तीसरे डेटा पॉइंट पे चलते हैं, जो कि एनएससी की वेबसाइट पे बल्क डील या ब्लॉक डील्स जो लिस्टेड होती हैं। तो उसके लिए अगर आप ये यूआरएल अगर देखना चाहें तो इस यूआरएल को आप अपने बुकमार्क बार में सेव भी कर सकते हैं, अगर आप इस डेटा को रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं। तो तीसरा जो डेटा पॉइंट मैं कलेक्ट करता हूँ यहाँ से कलेक्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली नहीं पता कि एनएससी की होम पेज से इस पेज पे कैसे आया जाए, तो इसलिए मैंने ये पूरा यूआरएल ही सेव किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप इस यूआरएल को अपने जो डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप पे जो आपका ब्राउज़र है उसके बुकमार्क बार में आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे बल्क डील, और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे 1 मई से लेके आपकी 31 मई तक। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आपको दिखती हैं। तो यहाँ पे आपको ये आपने सेलेक्ट कर लिया, और आपने जब इसको गेट डेटा किया तो यहाँ पे जो भी डील्स हैं, जो भी आपकी बल्क डील्स अब दिख रही हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से कि म्यूचुअल फंड्स इसमें कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ ये कंप्लीट लिस्ट है बल्क डील्स की। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को अलग से चेक करने की ऑप्शन नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वेबसाइट के ऊपर जो भी डिटेल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आप इसको रेगुलर बेसिस पे अगर चेक करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि किस स्टॉक में प्राइस मूवमेंट किस वजह से हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे इसमें कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दिखाई दिया। तो हम इसको अब सेलेक्ट करते हैं, बल्क डील्स में कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दिखाई दिया, हम इसको करते हैं ब्लॉक डील्स। तो ब्लॉक डील्स में हमें यहाँ पे भी कोई म्यूचुअल फंड हमें नहीं दिखाई दिया। तो बल्क डील और ब्लॉक डील में एनएससी की वेबसाइट पे मेरे ख्याल से कोई भी म्यूचुअल फंड की जो डील्स हैं वो रिपोर्ट नहीं हुई है, पर यहाँ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो यहाँ देखिए, जैसे क्रेडिट स्विस सिंगापुर जो है उन्होंने HDIL का स्टॉक सेल किया था। तो ये शीट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड का डेटा हमें नहीं दिखा, तो उसके लिए कई बार दिखता है, अब इस मई के महीने के लिए वो नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, आप उस डेटा को उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं। सभी डेटा पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद हम उस लिस्ट में ये लिख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में बाइंग हुई है, कौन से स्टॉक्स में सेलिंग हुई है, कौन से स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट किया है और कौन से स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री किया है। उसके बाद जब आप उस पूरी कंसोलिडेटेड लिस्ट को एक बार आप नज़र मारेंगे उसके ऊपर, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कौन से स्टॉक्स के ऊपर बुलिश है म्यूचुअल फंड्स और कौन से स्टॉक्स पे बियरिश है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस शीट को देखें, जो आप ये मास्टर शीट बनाएंगे अपनी, जिसमें म्यूचुअल फंड्स बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं जिन स्टॉक्स में, उसमें आप उसको स्टॉक के नज़रिए से मत देखिए। आप उसको ये देखिए कि ये सेक्टर कौन सा है, कौन से सेक्टर्स में से म्यूचुअल फंड्स एग्जिट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और कौन से सेक्टर्स में वो बाय कर रहे हैं या एंट्री कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल एश्योर करके दे सकता हूं कि आपको एक पैटर्न ज़रूर नज़र आएगा उसके अंदर। जैसा कि एक स्लाइड के अंदर जो दिख रहा था, एक जो AMC है वो फार्मा सेक्टर में उन्होंने एग्जिट किया है। जो फार्मा सेक्टर या और हेल्थ केयर के स्टॉक्स थे उसके उनमें उन्होंने एग्जिट किया है। तो उससे पता लगता है कि जो वो AMC है वो फार्मा सेक्टर के ऊपर बुलिश नहीं है, या उसको कह दीजिए कि बहुत बियरिश है और उनको ऐसा नहीं लगता कि इस सेक्टर में बने रहना चाहिए।
तो जब आप सेक्टर वाइज उन स्टॉक से आप एक सेक्टर वाइज भी लिस्ट बना सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से, उन स्टॉक्स को देख के। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो बाइंग हुई है वो ज़्यादातर बैंक के या फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के स्टॉक्स में हुई है, तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एएमसीज हैं वो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स हैं वो खरीद रही हैं। तो उस तरीके से आप जब उस स्टॉक वाली लिस्ट के बेसिस के ऊपर एक म्यूचुअल फंड के कंक्लूजन निकालेंगे और उस कंक्लूजन को आप एफआईआई वाला जो वीडियो मैंने शेयर किया था कि आप एफआईआई कौन से सेक्टर्स पे बुलिश हैं कौन से पे बियरिश हैं, आप उसके साथ एक थोड़ा सा रिकंसाइल करेंगे, दोनों को एक साथ देखेंगे, तो आपको एक बहुत ही मतलब रिलायबल जिसको कहते हैं और एक इसको बहुत ही मतलब कंप्लीट जिसको डिटेल कहते हैं, डेटा कहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। आपको एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन से सेक्टर्स के ऊपर एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स बुलिश हैं, कौन से के ऊपर बियरिश हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर एफआईआईज बुलिश हों और उसके ऊपर म्यूचुअल फंड्स या डीआईआईज जो हैं बियरिश हों। तो नॉर्मली उनकी थिंकिंग आपस में मैच करती है लगभग 70-80% तक। हो सकता है कोई एक आधा केस आपको ऐसा मिले जहाँ पे एफआईआईज बाय कर रहे हैं और जहाँ पे डीआईआईज या म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी अपनी एनालिसिस है, अपना अपना उनका कंक्लूजन है, हमें उसमें ज़्यादा नहीं जाना। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास जो जो जानकारी अवेलेबल है हम उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, हमें वही चीज़ देखनी है। तो वो चीज़ हम इन 3 तरीक़ों से हम देख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में जो म्यूचुअल फंड्स हैं अपनी पोजीशन ऑफलोड कर रहे हैं, कौन से में बाय कर रहे हैं, कौन से में सेल कर रहे हैं। आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स का एक काफ़ी अच्छा डेटाबेस रेडी हो जाएगा कि वो किन स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं, किन में सेल कर रहे हैं। और आप उनको जो एफआईआईज का डेटा है उसके साथ रिकंसाइल करना ना भूलें। अगर एक सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पे एफआईआईज भी बाय कर रहे हैं और जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर रहे हैं, तो अब आपको स्टॉक भी पता है उसके अंदर, तो म्यूचुअल फंड वाले केस में आपको स्टॉक भी पता होगा, तो हो सकता है वो एक अगला मल्टी बैगर है और वो आपकी आंखों के सामने है। आप उसको पहचानिए, उसको जांचिए, परखिए और उसके अंदर अगर आपके फाइनेंशियल प्लानर सलाह देते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अगर सलाह देते हैं तो उसमें निवेश करिए। पर यहाँ पे जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक एनालिसिस करने का तरीका बताया है। यहाँ पे मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर बुरा कर रहा है, कौन से सेक्टर में बुलिश हैं, कौन से सेक्टर में बियरिश हैं। वो सब चीज़ें आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स की सलाह के बाद ही उसका कुछ कंक्लूजन निकालें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आप इस चैनल को ग्रो करने में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।